क्लास 11th में तुम कुछ जानो ना जानो, वर्क एनर्जी थ्योरम तुमको आते ही रहना चाहिए, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो सिर्फ इस चैप्टर में यूज नहीं होता। वर्क एनर्जी और पावर वाले चैप्टर से अधिक इसका यूज दूसरे चैप्टर में है, और सिर्फ 11th में ही नहीं, 12th में भी इसका यूज बहुत सारे चैप्टर्स में है। बड़े से बड़े मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना हो, जेई मेन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी प्रॉब्लम्स में वर्क एनर्जी थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं। तो फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थ्योरम्स में से एक वर्क एनर्जी थ्योरम आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम में सीखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ही कायदे से सीखेंगे और अच्छे से इसको, इसके थ्योरी को, इसके मैथमेटिकल एनालिसिस को, हर कुछ को हमें समझना है। हालांकि चेला वर्क एनर्जी और पावर में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कभी हमको वर्क डन निकालना हो और अगर फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं F.R। अगर वेरिएबल फोर्स है हमारे पास, मतलब फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरी करने वाला फोर्स है, तो उस केस में हम लोग जो वर्क डन का फॉर्मूला यूज करते हैं वो F.D.R, फोर्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों फॉर्मूले के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आया कि अगर आपको किसी भी बॉडी पर टोटल वर्क डन निकालना है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का दोनों का मिला के, तो आप कुछ मत करो, उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज को निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी का चेंज मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आपका वर्क डन निकल जाएगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है? तो इसको अच्छे से सीखो और मेमोराइज करो। खास करके 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में बहुत सारे चैप्टर में ये काम आएगा और अधिकतर बच्चे 11th को ऐसे गोबरिया लेते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से सीखना है चेला। तो शुरू किया जाए वर्क एनर्जी थ्योरम। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो जिसका वर्क डन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जिसका वर्क डन रास्ते पर डिपेंड करता है, सारे फोर्सेस का जो मिला के टोटल वर्क डन होगा या जो नेट वर्क डन होगा वो उस बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मतलब अगर हम लोग बात करें किसकी बेटा, अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें टोटल वर्क डन की, चाहे वो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का हो या नॉन कंजर्वेटिव, सबको मिला करके, तो ये जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कोई भी अगर बॉडी है, मान लो सपोज करो m मास का बॉडी है चेला, और इसका स्पीड u था। स्पीड क्या था? u था। कोई फोर्स इस पर काम किया होगा, और फोर्स के काम करने के बाद मान लो सपोज करो इसका स्पीड वेदर या तो बढ़ गया होगा या घट गया होगा, स्पीड में चेंज आया होगा, मान लो स्पीड v हो गया होगा। तुम लोग जानते हो कि अगर इसके ki की बात करें, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, तो वो क्या हो जाएगा? हाफ mu स्क्वायर, इनिशियल हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, लेकिन इनिशियल स्पीड u है तो हाफ mu स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो जाएगा चेला? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। और ये हो जाएगा हमारे पास हाफ mv स्क्वायर, क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस बॉडी पर लगने वाले सारे कंजर्वेटिव फोर्स, हम लोग उन फोर्सेस को कहते हैं जिनका वर्क डन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग उन फोर्सेस को कहते हैं जिनका वर्क डन रास्ते पर डिपेंड करता है, जैसे फ्रिक्शन हो गया, विस्कस ड्रैग हो गया। नहीं, तो सारे फोर्सेस का टोटल वर्क डन, मतलब कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव का मिला करके टोटल वर्क डन, सारे का टोटल वर्क डन इसके फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि टोटल वर्क डन की अगर बात करेंगे, नेट वर्क डन की अगर बात करेंगे, तो नेट वर्क डन मतलब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का मिला के टोटल वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कितने लोग को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। क्लियर है चेला? चलो आगे बढ़ते हैं। इस चीज को समझ गए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल निकालना होगा तो हाफ mu स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल स्पीड लेना है तो u ले लो, फाइनल लेना है तो v ले लो। क्लियर है? अब इस चीज को मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं? इस वर्क एनर्जी थ्योरम को हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक अलजेब्रिक मेथड से और एक कैलकुलस की मेथड से। तो आओ एक एक करके प्रूव करते हैं, ठीक है। पहला हम लोग यूज करते हैं बाय अलजेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड? अलजेब्रिक मेथड से हम इस वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करते हैं। चलो हम लोग मान लेते हैं कि वही हमारे पास m मास का बॉडी है और ये इसका इनिशियल स्पीड u था, और वही बाद में फोर्स लगने के कारण, मान लो कोई फोर्स इस पर एक्ट किया होगा चेला, उसके कारण इसका स्पीड क्या हो गया होगा? v।
मान लेते हैं कि ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स रहा होगा। ये कैसा फोर्स रहा होगा? कांस्टेंट फोर्स रहा होगा। कोई दिक्कत है यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा एक चीज समझो तुम लोग, बहुत ही अच्छे से समझना। यहां पर अगर बात करोगे कि इस बॉडी का, अगर हम लोग यहां पर बात करें वर्क डन का, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम दिशा में है, मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इसी दिशा में हो रहा है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है। तो यहां पर अगर वर्क डन आएगा, वर्क डन क्या आएगा? एफ डॉट एस के बराबर। वर्क डन इसके बराबर ही आएगा ना, एफ डॉट एस के बराबर आएगा। चलो इस एस के बारे में अब हम लोग देखते हैं, इस एस के बारे में देखते हैं। एक्चुअली आएगा एफ एस कॉस थीटा। क्या आएगा? एफ एस कॉस थीटा। ये क्या आएगा? एफ एस कॉस थीटा। यही आएगा ना, एफ एस कॉस थीटा आएगा। लेकिन कॉस थीटा यहां पर चूंकि फोर्स सेम दिशा में है, डिस्प्लेसमेंट सेम दिशा में है, दोनों के बीच का एंगल 0, तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा एफ एस कॉस 0। और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये सीधे एफ एस हो जाएगा। क्या इसको हम एम ए इंटू एस लिख सकते हैं? अरे फोर्स कांस्टेंट था तो कांस्टेंट फोर्स को हमने एफ बराबर क्या लिख दिया? एम ए। कोई दिक्कत है यहां तक में? चलो हम लोग जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो क्या हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को 2as लिख सकते हैं? यस और नो बोलो। क्या हम इस यू स्क्वायर को इधर ले आए? ये आपके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप लोग यहां पर लिख रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है ना। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as के बराबर हो गया। यहां से s इज इक्वल टू, अगर इस 2a को भी इधर ले आते हो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a को s के बराबर लिख सकते हैं, है ना? बोलो, लिख सकते हैं। ये हमारे पास वर्क डन का एक इक्वेशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और हम लोग लिखते हैं वी नो। इस चीज को हम लोग वापस से लिख लेते हैं, इस सेम चीज को, ठीक है? तो यहां से हमारे पास क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर कितना? यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से s निकालोगे तो क्या आएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया चेला। कोई दिक्कत है यहां तक में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है चेला? अब देखो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर इक्वेशन 1 और 2 की बात करोगे तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू कितना? एम ए को एम ए ही रहने दो, है ना? और ये जो s है, s का वैल्यू क्या आ गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई कितना? 2a। ए से ए गया, ए से ए गया अगर तल्ला। चलो 1/2 को सरिया के ले लो कॉमन, है ना? ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया? 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। अरे मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया ना। यानी वर्क डन बराबर क्या आ गया? फाइनल काइनेटिक हाफ। अरे भाई अभी जस्ट बताया था, हाफ एम वी स्क्वायर क्या था? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और हाफ एम यू स्क्वायर क्या था? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आपके पास वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा के बराबर नहीं आ गया? आ गया चेला? तो प्रूव हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना? बोलो, प्रूव हो गया। तो ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर लिया एल्जेब्रिक मेथड से। और ये वाला मेथड तब यूज करते हैं जब फोर्स कांस्टेंट है। मेरी बात समझ रहे हो? हम वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस लिखे थे तो ये आया था एफ एस कॉस थीटा, लेकिन फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम दिशा में था तो कॉस थीटा को हमने 1 ले लिया। अब इसी चीज को अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स हो तो उसको हम लोग कैलकुलस के मेथड से प्रूव करते हैं। किसके मेथड से प्रूव करते हैं? ये सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आ गया? चलो सबको समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को देखते हैं किसके मेथड से? बाय मेथड ऑफ कैलकुलस, ठीक है? बाय मेथड ऑफ कैलकुलस। बेटा एक चीज समझना, हमारे पास यही वही बात है। यहां पर भी m मास का बॉडी है, उस पर फोर्स F लग रहा है। इसका जो स्पीड है बॉडी का, शुरुआत में रहा होगा u। शुरुआत में क्या रहा होगा? मान लेते हैं कि शुरुआत में क्या स्पीड रहा होगा? u। और यही बॉडी का स्पीड बाद में बदल के कितना हो गया होगा? सेम इसी बॉडी के स्पीड की अगर बात करो चेला, इस फोर्स के लगने के कारण इस बॉडी जब यहां आया तो मान लेते हैं इस फोर्स के लगने के कारण इसका स्पीड कितना हो गया होगा? v, ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि फोर्स वेरिएबल है तो इस केस में वर्क डन क्या आएगा आपके हिसाब से? क्या आएगा वर्क डन? बोलो, वर्क डन आएगा एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, यही आएगा ना? अगर फोर्स वेरिएबल है तो एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। मान लेते हैं ये वाला पोजीशन आर आई इनिशियल पोजीशन है और ये आर एफ फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी u था,
और फाइनल पोजीशन पर वेलोसिटी v हो गया। अब देखो एफ डॉट डी आर, तो ये एफ डॉट डी आर भी यहाँ पर एफ डी आर कॉस थीटा होगा। यहाँ पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम दिशा में है, तो कॉस 0 तो 1 ही होता है, उसके लिखने का कोई मतलब है नहीं। अब देखो यहां पर अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो क्या आपको याद है कि फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, dp बाई dt, है ना? याद नहीं तो ऐसे भी तो लिख सकते हो फोर्स को m इंटू ए लिखते हैं ना, लिखते हैं ना। और याद करो a इज इक्वल टू v इंटू डी बाई डी एस, ये पढ़ाए थे, याद है? मान लेते हैं कि तुमको नहीं याद है, ठीक है, मान लेते हैं कि तुमको नहीं याद है। बेटा एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv बाई dt, ये तो जानते हो, ये चैप्टर काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़े थे, ये काइनेमेटिक्स का टॉपिक था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसमें हम लोग ऊपर नीचे dr बाई dr से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या अगर यहाँ s लिया है तो s, या dr लिया है तो dr, इसमें कंफ्यूज नहीं होते हो ना? डिस्प्लेसमेंट को तुम चाहो तो dr से दिखा सकते हो और तुम चाहो तो ds से, उसमें कोई बहस वाली बात नहीं है। ये पोजीशन dr r मतलब पोजीशन, तो dr मतलब चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो ना ये चीज? तो हम तो ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dr होता है, सॉरी dv अपॉन dt होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको ऊपर नीचे dr से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dr इंटू dr बाई dt। बेटा यहां पर dr जो है, dr क्या है, चेंज इन पोजीशन, और dt क्या है, चेंज इन टाइम। जैसे ds बाई dt वेलोसिटी होता है, ऐसे ही dr बाई dt भी क्या होगा, वेलोसिटी। भाई वहां पर s से पोजीशन को दिखाते थे या डिस्प्लेसमेंट को दिखाते थे, यहां r से दिखा दिया। तो हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है ये dv बाई dr को ऐसे का ऐसे रहने दो, और इस dr बाई dt को क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो। a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई ds करके पढ़ाए थे काइनेमेटिक्स में। यहां पर हम लोग जानते हैं कि F बराबर ma होता है, ये क्या हो जाएगा ma इंटू dr। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ma को m इंटू v इंटू dv बाई dr। भाई ये वाला चीज यूज किया है, हम लोग जानते हैं ना कि एक्सप्रेशन बराबर क्या होता है, v इंटू dv बाई dr। v इंटू dv बाई ds अगर पढ़े थे, यहाँ कंफ्यूजन हो, तुम भी ds लेकर के चल सकते हो, उससे कोई बहस नहीं है। क्लियर है ना, ये चीज समझ पा रहे हो ना? तो ये तो हमने किसका वैल्यू पुट किया, a का वैल्यू पुट किया, और dr जो यहाँ पे अलग से था वो तो रहेगा ही। तो dr क्या हो गया, यहां से बेटा dr कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, बस mv मास तो अगर बॉडी यहां पर था तो भी m था, यहां पर था तो भी m था, तो मास कांस्टेंट तो ये बाहर निकल जाएगा, है ना? ये बच जाएगा इंटीग्रेशन v dv। अच्छा बेटा इंटीग्रेशन v का हो रहा है, v का, तो लिमिट भी किसका लेंगे, v का। तो इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी क्या था, u, फाइनल पोजीशन पर वेलोसिटी क्या था, v, यही था ना? तो लिमिट u से लेके v तक हो जाएगा। अब तुम लोग एक चीज समझो, v dv का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन करना है, v का मतलब जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह ईश्वर भगवान, v का पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, v का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 यानी v स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया m इंटू वी स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक, u से v तक, नहीं? क्लियर है चेला? इधर जगह कम है तो मैं इधर लिख देता हूं। यहां से हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास वर्क डन आ गया m इंटू, इसमें इंटीग्रेशन किए v का तो v स्क्वायर बाई 2 आ गया, समझ में आया? अब पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। अब सेपरेट कर लो, ये हो गया mv स्क्वायर बाई 2, नहीं, या इसको सरिया के लिखोगे तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, वही पहुंच गए चिल्ला। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क डन आ गया फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा k के बराबर। तो याद रखना कि ये वाला मेथड, कैलकुलस वाला मेथड यूज होता है, यूज्ड फॉर कैसा फोर्स, वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स के लिए यूज किए हैं। और ये वाला जो मेथड था ये किसके लिए यूज किए हैं, यूज्ड फॉर, यहां पे लिख भी दिया था मैंने, यूज फॉर कैसा फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। क्लियर है चला? तो हमने ये प्रूव कर दिया वर्क एनर्जी थ्योरम को कि किसी भी बॉडी पर लगने वाले तमाम फोर्सेस का जो टोटल वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर है? कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा परेशानी?
सबकी ठीक है नानी? आगे बढ़े, चलो बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं चेला, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक दो बात समझते हैं, एक दो बात समझते हैं। हमने अभी अभी देखा चेला कि कुछ चीजों को चमकाते हैं कि वर्क डन बराबर क्या आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, मतलब डेल्टा के, मतलब डेल्टा के, मतलब डेल्टा के। अब एक चीज समझो चेला, अगर बॉडी का फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, मतलब अगर बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगा। भाई वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से क्या है, ज्यादा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल से क्या आएगा, ज्यादा। तो बड़े चीज में से छोटा चीज घटेगा, चेंज निकलेगा। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आने का मतलब है कि वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। तो कॉन्सेप्ट ये सीखना है चेला कि जब कभी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, याद रहेगा चेला, तो वर्क डन पॉजिटिव। क्लियर है चेला, याद रहेगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज किया तो वर्क डन पॉजिटिव। दिमाग में चमका, अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब उसका वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है चेला। अब दूसरा केस देखो चेला, अगर फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग शुरुआती से क्या आएगा, कम, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कम आएगा, इनिशियल ज्यादा। तो छोटे चीज में से बड़ा चीज घट रहा है। तो इस केस में जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है चेला, क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या आएगा, निगेटिव। काइनेटिक एनर्जी का चेंज निगेटिव आया मतलब वर्क डन भी क्या आया चेला, निगेटिव। वर्क डन भी क्या आया, निगेटिव। मतलब चेला ये चीज समझ में आ गया कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज करवाओगे, वेलोसिटी क्या करवाओगे, डिक्रीज, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो वर्क डन निगेटिव। क्लियर है, चमका या नहीं चमका, थोड़ा सा चमका या पूरा सा चमका, क्लियर है चेला। कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा परेशानी, आत्मा को सुकून मिल रहा है, शांति नहीं मिलना चाहिए अभी। आत्मा को अगर अभी शांति मिल गया तो फिर दिक्कत है, सुकून तक ठीक है चेला। आगे बढ़ा दे चेला। तीसरा केस चेला, ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी का फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम, मतलब बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, ये युधिष्ठिर की तरह स्थिर है, कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा, जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो। याद रहेगा चेला, पक्का याद रहेगा। बॉडी का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट, कोई लड़की बात कर रही है, बोर्ड पे बुलाएं क्या उसको, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो। याद रहेगा, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो। कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा यहां तक में नहीं है, सब कुछ क्लियर है, पक्का क्लियर है, तुमको ये चीज समझ में आ गया। फिर से बता देता हूं कि वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन सारे कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव का मिला के ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इसको तुम प्रूव कर सकते हो एल्जेब्रिक मेथड से, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो तुम इसको प्रूव कर सकते हो कैलकुलस के मेथड से। यहां तक समझ में आ गया। फिर वेलोसिटी को देख करके वर्क डन पे कैसे कमेंट करना है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, वेलोसिटी घट रहा है तो वर्क डन निगेटिव, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। आओ चला इस पर कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। चला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है बहुत ही फंडामेंटल सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। ठीक है, कोई बॉडी था जो मूव कर रहा था कितना से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और फिर रेस्ट में आ गया, मतलब शुरुआत का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था और बाद में रेस्ट में आया, रेस्ट मतलब जीरो। मेरी बात समझ रहे हो, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये चीज तो पहले समझ में आ गया कि वर्क डन पक्का यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव। इन 10 सेकेंड, टाइम से कोई मतलब नहीं है, ड्यू टू ए रेसिस्टिव फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड द वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इस क्वेश्चन में बोला कि इनिशियल वेलोसिटी कितना था, देखो ये धोखा दे रहा है, ये भूख भूख कर रहा है, क्या कर रहा है,
बाबा इंटरनेट बोला भूख भूख कर रहा है। क्या कर रहा है? भूख भूख कर रहा है। यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है चेला? 20 मीटर पर सेकेंड। बाद में रेस्ट में आ गया तो 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बॉडी का मास नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है ना, बोला है कि बॉडी का यूनिट मास है। यूनिट मास मतलब 1 kg, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, यूनिट मतलब 1 और ऐसा यूनिट में 1। क्लियर है? मास इसका यूनिट है, मतलब मास कितना केजी हो जाएगा? 1 kg। कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर अगर टोटल वर्क डन की बात करो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, यानी हाफ mv² माइनस हाफ mu²। हाफ m कॉमन ले ले चेला तो v² माइनस u²। हाफ m का मान 1, v कितना 0, 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। ये हो गया चेला हाफ इंटू माइनस 400 यानी माइनस 200 जूल। क्लियर है? वैसे भी रेसिस्टिव फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब ये बॉडी जो यहां देखो चेला, समझो इस बात को, ये जो बॉडी होगा, ये जो बॉडी होगा m मास का, 1 किलो मास का, ये पहले चल रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से और बाद में आ गया रेस्ट में। रेस्ट में मतलब इस पर जो फ्रिक्शन का फोर्स लगा होगा वो किधर लगा होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो cos 180 वाला कंडीशन है। मेरी बात समझ रहे हो? तो वर्क डन तो वैसे भी कायदे से निगेटिव आना ही चाहिए था और वर्क डन निगेटिव आ भी गया। क्लियर है चेला? कोई दिक्कत है यहां तक में? तो वर्क एनर्जी थ्योरम का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। पक्का आ गया चेला? पक्का डन? चलो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं चेला। ये क्वेश्चन है हमारे पास, जेईई मेन का पूछा हुआ 2019 का। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला है एक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, ठीक है, और उस बॉडी का मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम। मास कितना दिया हुआ है? 2 किलोग्राम मास दिया हुआ है, 2 किलोग्राम। बोला है कि इसका जो पोजीशन है, मतलब बॉडी जब चलता है तो इसका पोजीशन वेरी करता है, इसका पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है 3t² + 5 के टर्म में। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड? पहले 5 सेकंड में कितना वर्क किया होगा? पहले 5 सेकंड में कितना वर्क किया होगा फर्स्ट 5 सेकंड में? ठीक है, मतलब 0 से t = 0 से 5 सेकंड के बीच में। तो ये दिया हुआ है मास। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, फटाफट से देख लो। हमारे पास मास कितना दिया हुआ है? 2 kg है ना, और हमको निकालना है कितना से कितना? 0 से 5 सेकंड के बीच में, मतलब एग्जैक्टली 5 सेकंड पर हमको वर्क डन निकालना है। t = 5 सेकंड पर। तो बेटा यहां देखो, पहले हमारे पास पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। पोजीशन जो इसका दिया हुआ है चेला x, ये दिया हुआ है कितना? 3t² + 5। तुम लोग को अभी भी बताए हैं कि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, यही ना वेलोसिटी होता है, स्थान में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। तो वेलोसिटी निकालते हैं चेला इसका अगर वेलोसिटी निकालोगे v, ये निकल के आएगा dx/dt। क्या निकल के आएगा? dx/dt। तो डिफरेंशिएशन करो, 3 तो बाहर आ जाएगा, t² का कितना? 2t, यानी कितना हो जाएगा? 6t हो जाएगा। अब 0 से 5 सेकंड के बीच में निकालना है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे u, ये तो 0 सेकंड पर ही निकलेगा, तो 6 × 0 यानी कितना? 0। और अगर फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, क्या निकालोगे? तो 6 × 5 यानी कितना? 30 मीटर पर सेकंड। अब अपने को क्या निकालना है चेला? वर्क डन। हम तुम लोग को समझाने के लिए इतने डिटेल में लेकर के चल रहे हैं, डायरेक्ट हम काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल कर सकते थे, लेकिन हर एक बच्चे को समझ में आए इसलिए हम पूरा स्टेप वाइज बता रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो बच्चा यहाँ बैठा हुआ है सब एकदम कमजोर बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूं। जब तक हर एक बच्चे को नहीं समझ में आए, टीचर का काम पूरा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन से वेलोसिटी निकाले हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाली, क्योंकि दिया हुआ था 5 सेकंड तक में, शुरुआत तो 0 से ही किया होगा ना, और हमको 5 सेकंड पर निकालने के लिए बोला है, तो t1 0 ले लिया, t2 5 ले लिया। अब वर्क डन निकालना है चेला, तो यूजिंग कौन सा थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी जस्ट पढ़े हो नहीं? तो इसके अकॉर्डिंग वर्क डन बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कितना? हाफ mv² माइनस हाफ, तो ये mu² तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि u क्या है? 0 है ना, u 0 है, सीधे हाफ हमारे पास mv² हो जाएगा। m कितना है चेला? 2 के लिए, और v², 30 का स्क्वायर, 30 × 30, कट 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 900 जूल। कौन सा कितना जूल? वर्क डन कितना निकल गया चेला? 900 जूल। वर्क डन कितना निकल गया? 900 जूल। वर्क डन कितना निकल गया? 900 जूल। कोई दिक्कत यहां तक में?
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। कितने लोगों को समझ में आ गया? तो वर्क एनर्जी थ्योरम को अच्छे से रिवाइज करो और इस पर और जो क्वेश्चन देंगे उसको करके लेकर के आना है, और भी क्वेश्चंस करवाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? पहले यहां तक में नोट करना स्टार्ट करो चेला।